मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हाजिर हूँ आप सबका अपना प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। तो एक बार फिर बता दूं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, आप सब जानते हैं प्रोग्राम हमराही एक विशेष तरह का कार्यक्रम है और दिव्यांग साथियों की जिंदगी को करीब से जानने का जरिया है। आजकल कई साथियों के संदेश आते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी को संवारने में, अपने जीवन साथी को ढूंढने में, अपने परिवार और समाज वालों को मनाने में इस प्रोग्राम का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि रेडियो मधुबन की इस सकारात्मक पहल का ही नतीजा है कि आज हमारे देश भर के दिव्यांग साथी इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, जिसमें हम दिव्यांग साथियों के अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद किस प्रकार वे अपना जीवन साथी ढूंढते हैं या उनके परिवार वाले उनको समाज और परिवार का कितना सहयोग मिलता है, या फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बस यही सब जानने समझने का नाम है हमराही। तो आज ऐसे ही हम इस प्रोग्राम में जिन मेहमानों को आमंत्रित कर रहे हैं, वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी से पहली बार कोई मेहमान हमारे पास आ रहे हैं। तो ये इसलिए, इस लिहाज से मैं मानता हूं कि एक विशेष प्रोग्राम है और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाने का तो हमारा उद्देश्य रहता ही है। उस लिहाज से भी गुजरात का एक सीमावर्ती जिला है दाहोद, और दाहोद से आज हमारे साथ रेडियो मधुबन पर प्रोग्राम हमराही में आ रहे हैं श्रीमान यूसुफी भाई कापड़िया जी और उनकी श्रीमती जी सलमा मैडम। यूसुफ सर और सलमा मैम, आप दोनों का हमारे इस विशेष प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। नमस्कार रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को नमस्कार। यूसुफ सर, आपका तो दूसरी बार स्वागत है। आप पहले मन की आंखों से में भी आ चुके हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को अपने बारे में जरा बता दीजिए। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को फिर से यूसुफी कापड़िया का दाहोद से नमस्कार। दोस्तों, रेडियो मधुबन, जिससे संदीप जी ने बताया कि संपर्क सेतु बन चुका है नेत्रहीनों के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं रेडियो मधुबन के सभी संचालक दोस्तों और उसके प्रेरणा स्रोतों को अभिवादित करता हूँ। मैं यूसुफी कापड़िया, वैसे दाहोद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। दाहोद यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे आया हुआ पूर्वांचल में स्थित एक शहर है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस से है। और ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हम हमारा जीवन यापन कर रहे हैं अच्छी तरह से, आप लोगों की सभी की दुआओं के साथ। क्या बात है जी। और वर्तमान में आप नौकरी के लिहाज से क्या कर रहे हैं? दोस्तों, नौकरी के लिहाज से आप देखें तो मैं वैसे लेट ब्लाइंड हूँ। आफ्टर 10 ईयर के बाद मेरे डिटैचमेंट ऑफ रेटिना के कारण ब्लाइंडनेस हुआ था जी। उस वक्त मैं करीब 4वीं या 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था जी। तो नॉर्मल स्कूल में ही मैंने पूरा मेरा अध्यापन कार्य किया है। 91 में ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन खत्म करके जी 2-1 साल समाज की सेवा करने के बाद जी 91 में मुझे गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज में एक अध्यापक की हैसियत से
निमणूक मेरी पोस्टिंग हुई थी जी और उस तरह से अभी मैं अध्यापन कार्य करा रहा हूँ। जी। जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं वही शिक्षकों को ट्रेन करने का काम हमारा होता है। 2 साल का कोर्स होता है और 2 साल के बाद वो ट्रेनिंग लेके जो प्राइमरी स्कूल होती है, नॉर्मल प्राइमरी स्कूल, उनमें अध्यापन के लिए जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। वैसे श्रोताओं को मैं बता दूं, अभी यूसुफ सर ने कहा कि 2-1 साल समाज सेवा की। समाज सेवा तो वो आज भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे आगे चल करके। जी, तो सलमा मैम, हाँ बोलिए। आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपका क्या एजुकेशन रहा है और क्या स्थिति है, जरा आप अपने बारे में भी बताइए। जी, मैंने थ्रू आउट कलकत्ता से स्कूलिंग और कॉलेज किया जी। है। बीएससी पास किया वहाँ से। जी ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे मम्मी पापा इधर दाहोद में थे, जी तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि अब शादी करो, पढ़ाई बंद करो। जी 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 तो किस्मत की बात है, मैं यहाँ आके खाली तो बैठी नहीं रहती थी, शहर थी इसलिए जी तो ट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे, प्राइवेट ट्यूशंस 12 साल लगभग किया। कोई मुझे बस पढ़ा लिखा लड़का चाहते था, जी। मगर हमारे समाज दाऊदी बोरा कम्युनिटी में जी। तब पढ़ाई लड़के पढ़ते नहीं थे जी। सब गल्फ कंट्रीज में जाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते थे गल्फ कंट्रीज में। जी तो मेरी प्रायोरिटी थी पढ़ाई, कि जी। पढ़े लिखे कहीं भी फूट लेंगे। क्या बात है। इसी वजह से 12 साल मैंने इंतजार कर लिया ऐसे ही। जी तो फिर मैंने सोचा, हम लोग देर हो गई थी, अब लड़की के लिए तो देर ही कहलाए। जी फिर उज्जैन गए हम लोग। उज्जैन जी। हमारा दाऊदी बोरा समाज का तहसील निकाह कमेटी जी संस्था चलती है, जी उसके तहत वो लड़के लड़कियों को चॉइस करते हैं। जी वही मेरी मुलाकात इनसे हुई, जी डायरेक्ट इनसे तो नहीं, इनके पापा से पहले भी। जी। और इनके पापा ने मुझे तुरंत तैयार प्रपोज कर दिया कि अब मेरे बेटे के लिए तुम ही सही हो। क्या बात। बस वहीं से फिर आके थे दाहोद के। जी साथ में मेरी बहन भी थी, मेरा भाई डॉक्टर है, जी एक भाई कलकत्ता में धंधा करता था। जी दोनों भाई नाराज थे कि क्यों किया इस तरह से, ओहो पढ़ी लिखी हो, घर में बैठे कमाती थी, फिर इस तरह से इतनी जल्दबाजी। जी पर बहन भी नाराज थी तब। तो घर जी। में आके मम्मी को बोला, तो मम्मी बोला कि वो तो मेरी सही है। जी। मम्मी तो सहेली ही है, अच्छा हम लोग बचपन की सहेली है सब। जी अच्छा है, चलो हो गया। तो जी अब मम्मी के पापा तो रहे नहीं थे, जी पापा 90 में ही ऑफ हो गए थे उस दरमियान। तो फिर इस तरह से मम्मी की परमिशन मिल गई, तो फिर शादी हो ही गई। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो यूसुफ सर, कौन से सन में आपका विवाह हुआ? 93 में, 93 में। क्या बात। 28 जनवरी 93। बहुत खूब, मतलब याद तो पूरी ताजा है। हाँ, वो तो रखना पड़ता है, वो डेट याद रखनी है, दूसरी भूल जाओ तो चलता है। सही है, मतलब जो है नौकरी लगी और फिर मतलब विवाह का भी मामला सही हो गया आपका। तो जी। जैसा कि मैम की बातों से लग रहा है सर कि मुश्किलें तो आप लोगों के भी जीवन में रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो एजुकेशन वाली बात जो कही मैम ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जी। दरअसल होता क्या है कि एजुकेशन को महत्व देते तो कई लोग हैं, लेकिन अगर व्यक्ति दिव्यांग है या दृष्टिबाधित है तो फिर एजुकेशन को भूल जाते हैं। तो आपके केस में ऐसा नहीं हुआ कि भाई आप ब्लाइंड हैं, ये वाला मामला बीच में नहीं आया? नहीं, इनकी समझ सोच थी इसलिए वो मामला, और उनका मम्मी भी रेडी थी क्योंकि उनके इनकी मम्मी और मेरी मम्मी साथ में पढ़ी थी, सहेली थी जी। इसलिए भी वो कुछ मामला जम गया, यूं समझो। क्या बात है, बहुत खूब। तो जो विरोध आया वो खासकर मैम के भाइयों की तरफ से आया था? हाँ, वो ज्यादा नहीं था। अच्छा, ज्यादा जैसे नहीं दूध था। में उबाल आया और बैठ जाता है, वैसे वो बैठ गया वो उबाल। जी 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 जी। तो उस सम्मेलन में जाने का उद्देश्य क्या था? मतलब वहां पे जहाँ मुलाकात हुई, थोड़ा सा मतलब विस्तार से अगर बताएंगे तो समझने में आसान है। इसमें दाऊदी बोरा कम्युनिटी है जी उनमें समाज की तहसील निकाह समिति है जी जो जैसे अपन अदर हिंदी में बोले तो परिचय मेला। अच्छा, परिचय सम्मेलन। जी जी जी। परिचय सम्मेलन बोलते हैं लड़के लड़के का।
बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। परिचय सम्मेलन ये तहसील निकाह समिति करती है। अच्छा जैसे अच्छा। अलग अलग जगह पे होता है, बम्बई में होता है, उज्जैन में होता है, बुरहानपुर में होता है, दरगाह जाओ। अलग अलग जहाँ पर जो हमारी मुसाफिर खाना होता है, जहाँ रहने की फैसिलिटी होती है, जी जी ये जी। दरगाह होता है, उसी जगह पर ये लोग करते हैं। तो ऐसे समय में 92 नवंबर में, यो समझो ना, 92 नवंबर में ऐसा एक तहसील निकाह समिति का सम्मेलन उज्जैन में हुआ था जी। तो उज्जैन हम भी पहुंचे थे और ये लोग बाद में पहुंचे, हम पहले पहुंचे थे। जी जी जी। बराबर। और वहाँ पर वो जो लोग होते हैं काउंसिलर लोग, उन्होंने परिचय दिया, समझाया और बात जम गई तो हो गया, यूँ समझो ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इस बीच में एक बड़ा अच्छा वाक्य बना है। जी 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 जी, बताइए। उसमें क्या हुआ कि वैसे वो ये लोग पूरे हॉल में रखते हैं सभी लोगों को, बराबर। तो हमने हमारे गड्ढे और रजाई इकट्ठी करके रखा था जी, और नीचे हॉल में बुलाया, इसलिए हम हॉल में चले गए जी। तो ये लोग लेट आए तो हमारे गद्दी और रजाई सब ले लिया। फिर 10 बजे आके हमने देखा तो हमारे गद्दी रजा गायब। अच्छा। और हम थोड़े चिल्लाए, फिर सब कुछ खत्म हो गया, शादी हो गई, बात बोते, फिर बताया कि गादी तकिए तो हमने ही लिए थे। मतलब वो तो परिवार में ही गए थे कुल मिला करके। क्या बात है, वो मतलब सारे ऊपर वाला वो सारी प्लानिंग कर चुका था पहले से ही। कर चुका था। नहीं, वो रात में उसकी मम्मी चिल्ला रही थी ना तो मैंने सुना। अच्छा। और फिर उसने उसी वक्त सब लोगों से वो लोग चले गए थे जी स्कूल जी में। हम लोग देर पहुंचे थे क्योंकि हम लोग तो मेरी बहन भी स्कूल से सर्विस करती थी जी। तो हम लोग देर से पहुंचे। फिर मेरा भी ट्यूशन वगैरह तो सब पटा के फिर देर गाड़ी से निकले थे मेमो में, तो रात 10 बजे पहुंचे थे। खाना वाना था नहीं हम लोगों को, इसलिए हम लोग तो लेके गए, वही खा के सो गए वहाँ पे। हमारे गद्दी तकिया लेकर। मेरे मामू साथ में थे, मेरे मामू ने कहा अरे चलो ले ले, बहुत सारे ये लोग तो बैठे हुए हैं, थोड़ा हम ले जाए। तो वो लोग आके उसकी माँ ने, वो लोग दोनों तो सो गए, मैं जाग रही थी। और उसी वक्त मैंने सुना उनकी मम्मी को कहते हुए, सबसे बात कर रहे थे तो इनकी भी बात निकली कि इस तरह से वो उस वक्त MA BEd किया हुआ है, BEd करम सबसे किया है जी, और वो PhD भी चालू कर दिया था उन्होंने जी। तो वो सबको कह रहे थे उसके पापा, इस तरह से मेरा बेटा PhD कर रहा है। वो आपके जहन में बैठ गई बात। उसी वक्त मेरे को लगा कि अच्छा कुदरती मुझे मिलने जैसा आदमी। लेकिन सलमा मैम, सर से होने के बजाय भी जी, सर से मिलने से पहले किसी ब्लाइंड से परिचित थे क्या आप? नहीं, कभी नहीं थे। कभी नहीं। इसलिए तो मुझे जी, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पढ़ा उनके, कैसे करा, और PhD कर। वो सारे प्रश्न तो आपके मन में भी थे कि इन्होंने पढ़ाई कैसे की। हाँ। अच्छा। और मेरी फूफी है, वो भी PhD करके अमेरिका चली गई थी। PhD करना आसान बात नहीं होता, मुझे मालूम था क्योंकि मैं वहाँ कलकत्ता में थी, तभी मैंने देखा था कि बहुत परेशानी से PhD पास करना पड़ता है जी, खासकर इंडिया में जी, साइंस लाइन में। इन्होंने ये सोचा होगा कि भाई हमारी फूफी PhD करके चली गई है तो ये भी PhD करके अमेरिका चले जाएंगे तो मुझे जाने मिलेगा। वो तो साइंस में था ना। हंसने की बात है। लेकिन सर, मैम आज अगर कोई पूछे तो कहेंगे उन्होंने दाहोद ही अमेरिका बना दिया आपके लिए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल गड़बड़। सही है ना? बराबर है। तो सलमा मैम, जो मतलब सपने आपने देखे होंगे या जो सोचा होगा उस समय, आपको सब कुछ वैसा ही मिला या आपको परेशानी भी लगी कि नहीं यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं हो गया? नहीं, या आप जिंदगी में चुनौतियां, तकलीफें बहुत हैं, आपको लगा तो होगा किसी मोड़ पर? नहीं, मुझे अपेक्षा से ज्यादा मिला। क्या बात है, यूँ कहे तो चले। जी, बहुत खूब। नहीं, वो तो संसार गुजराती में चलने दीजिए, बीच बीच में कोई दिक्कत नहीं है जी। वो तो लड़की होती कि एडजस्ट कर लेती है, लड़के होते तो नहीं करते। ससुराल में और मायका ससुराल दोनों संभालने तो वो लड़की की बस की बात होती है। मगर अपेक्षा से ज्यादा मुझे इनसे तो अपेक्षा से ज्यादा ही मिला। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब परिवार से और यूसुफ सर से आप बहुत खुश हैं और बहुत संतुष्ट हैं।
हाँ संतुष्ट है बस। किसी मोड़ पर जो सर को दिखाई नहीं देता है, या उस बात से कहीं आपको कोई तकलीफ या कोई दिक्कत हुई? नहीं कभी नहीं हुई। हाँ वो कभी कहते हैं अरे इससे ज्यादा मैं आजाद होता तो अच्छा रहता। ये तो वो तो सभी मर्द कहते हैं। ये तो घर घर की कहानी है। इनको वो जाने आना नहीं मिलता था ना, बाहर रहते थे 10 दिन तक बाहर रहते थे, वो करते थे। मतलब ऐसा इतना भी क्या घूमना जी। इसीलिए मैंने कभी टकोर कर दी तो वो बोल देते हैं बस ये कैसे तुम्हें ज्यादा अच्छा आजाद शादी नहीं करता तो आजादी से सेवा कर सकता सब। बहुत बढ़िया। यूसुफ सर जी, आमतौर पर ये माना जाता है कि दाऊदी बोहरा समाज बहुत प्रगतिशील है। तो ये आपकी कहानी सुनकर के भी लग रहा है कि भाई आपके मामले में इतनी दिक्कतें आई नहीं, आमतौर पर जो हम सुनते हैं लोगों से। जी। आपके अलावा कुछ और केस देखे आपने जिनको आपके साथियों को बहुत आसानी से मतलब सब कुछ हो गया हो? नहीं, वैसे हमारा एक दोस्त और था मुखत्यार राठ वाला जी, और दूसरा भी 2-3 दोस्त है हमारे, कुतुब मोरस वाला है जी, आपने सुना होगा, अच्छा सिंगर है वो। जी जी जी, गुजरात में। जी। वैसे यास्मीन मोरस वाला है, वो भी महिला है, उन्होंने भी अच्छा रिपीट किया है। अच्छा। वो अध्यापिका है, फिर भी ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की सदस्य कारोबारी मेंबर है। क्या बात। और हमारे टीचर्स एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी है जी। वैसे बहुत सारे दाऊदी बोहरा के भी उदाहरण है। या सपाट वाला का भी नाम सुना होगा जी जी, जो डाइट में लेक्चरर है। वो भी बहुत अच्छे, सभी वेल सेट है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सेट नहीं हो पाते होते, वो भी ऐसे भी लोग होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। लेकिन जो चाह रखता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं सेट होना है, तो वो हो ही जाता है। आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए, आपकी चाह मजबूत होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और सभी नेत्रहीनों को मेरी विनती है कि वो अपना संयम न तोड़े और अपनी मानसिकता बनाए रखे, और एक हम गुजराती में बोलते हैं अपेक्षा, ऊंचा ध्येय रखे। क्या मुझे ये प्राप्त करना है, तो मैं 100% कहता हूँ कि जो आप ऊंची अपेक्षा हम गुजराती में बोलते हैं, मतलब जो सोचा है ध्येय ऊंचा रखोगे तो आप जरूर वो ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। आप एक बार मन में ठान लीजिए कि मुझे ये करना है, तो वो आपका हो ही जाएगा। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। क्या बात है। तो आपको मौका मिला था यूसुफ सर शादी से पहले कि आप अपनी सोच मैडम को बता सकें, आप क्या चाहते हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं अपने जीवन साथी से, ये सब मौका मिला था आपको? नहीं, वो बात हो ही गई थी कि भाई मैं ऐसा काम करता हूँ जी। और उस वक्त तो मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं था, पहले मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में जुड़ा था, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है, वो उसमें वाइस प्रेसिडेंट था मैरिज से पहले जी। इसलिए उनको पता तो था कि ये ऐसा काम कर रहे हैं। वो जान रही थी कि अच्छा था, उनको भी पता था। अच्छा। वो समझ के साथ हम चल रहे थे। नहीं, लेकिन इन जनरल होता है ना कि भाई मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ, या इस तरह की, देखिए हमारे साथ जीवन बिताने में ये दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा कुछ आपने कहा था मैम को या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऐसे कहते हैं एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, तो सब समझ गए, अंडरस्टैंडिंग होती है। जी 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 जी। तो यूसुफ सर थोड़ा बहुत नोकझोंक तो होती होगी आप दोनों की भी हुई होगी इतने सालों में? तो चलता रहे। वो नोकझोंक नहीं हो तो संसार नहीं बोला जाता है ना। जी, जिंदगी का मजा नहीं है। हाँ, मजा नहीं है वो। जी। और परिवार में कौन कौन है सर आजकल? परिवार में एक मेरी बेटी है जी, उसका नाम तस्नीम है जी। क्या बात है। उन्होंने फार्मेसी D2D किया है, डिप्लोमा टू फार्मेसी डिग्री। क्या बात है। और मेरे दामाद है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे वाह, बहुत। और उनका जो हमारा सूत बोला जाता है ब्याज जी, वो हमारा एक नवासा है जी, उसके बेटी का लड़का नवासा है। और एक मेरा बेटा है जो अभी फिलीपींस में MBBS का पढ़ाई कर रहा है। क्या बात है, फिलीपींस में? जी, मनीला। मतलब आप तो नाना भी बन गए हैं।
हाँ, नाना बन गया मैं। क्या बात। और वो तो क्यूट इतना है जी कि बोलता है नाना, ओ नाना, फोन पे ऐसा बोलता है, मजा आती है सुनने की। तो यूसुफ सर, आमतौर पर क्या होता है कि मतलब जब बारी आती है ना इस तरह की भी रिश्तेदारी करने की, या जैसे आपने भी आपकी बेटी का विवाह वगैरह किया होगा, तो कई बार आमतौर पर कुछ लोगों से ये भी सुनने में आता है कि भाई ब्लाइंड होने की वजह से कई बार बच्चों के रिश्ते करने में भी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह का कभी आपको फील हुआ कि समाज कुछ अलग नजर से सोचता है या देखता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अभी तक तो मुझे महसूस नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं ना अच्छी तरह से। बिल्कुल। इसलिए जो मेरा जो इंस्टीट्यूशन वर्क है जी, वो भी उसमें काम में आया। लोग ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि समाज सेवा करते करते जो पहचान बनती है, हाँ, वो अलग होती है, वो अलग होती है। बहुत, ये देखिए श्रोताओं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि अपन ने अपने लिए कर लिया तो बहुत है, लेकिन हम जो दूसरों के लिए करते हैं वो कहीं ना कहीं साथ जरूर रहता है। क्यों सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। और वही कहीं किसी की दुआएं काम आ जाती है। और एक अच्छा वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जी निश्चित। इस काम में कैसे जुड़ा, जी मेरी चाह कैसे लगी, ये बात बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए सर। मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का ज्वाइंट प्रेसिडेंट था, जी, वाइस प्रेसिडेंट जी। उस वक्त 88 से 91 के बीच में जी हम आई कैंप करते थे, नेत्र यज्ञ। अच्छा। नेत्र यज्ञ पहले हर एक जगह पे अलग अलग जाके नेत्र यज्ञ हम करते थे। गावड़े में जाके टेंट बांध के जी, और वहीं पे ऑपरेशन थिएटर खड़ा करके ऑपरेशन करके नेत्र मोतियाबिंद और झामर वगैरह का ऑपरेशन करते थे। बाहर से डॉक्टर आते थे और उस वक्त स्ट्रेचर उठाना पड़ता था। जी। ऑपरेशन करने के बाद उसको उठा के ले जाके खाटले पे पलंग पे सुला के 2-3 दिन रख के ड्रेसिंग वेसिंग करके बाद में रजा देते थे जी। वैसा काम हम कर रहे थे। हर साल 5-7 कैंप करते थे। करीबन 1000 ऑपरेशन मोतियाबिंद के हम इस इलाके में करते थे जी। 88 से 91 तक 3 साल जी। उस वक्त बहुत एमपी की बॉर्डर पे एक गांव था, मंडोर गांव है जी, पूरे एमपी के बॉर्डर पे सजा हुआ है जी। वहाँ से करीबन हमने 60 ऑपरेशन मोतियाबिंद के किए थे जी। उनमें से किसी एक व्यक्ति, पहला हमारी दुकान गरबाड़ा में थी, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे, गुजरात का गांव है गरबाड़ा जी। वहाँ हमारी कापड़ की दुकान है, ब्रदर और फादर की जी। और वहाँ बैठा था और 2 लोग सुन रहे, बातें कर रहे थे। 2 जो महिलाएं थी, आदिवासी महिलाएं जी, वो बोल रही थी कि पहले वो गुजराती भाषा में बोल रहे थे जी, डोहिन बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, उनको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता जी। अरे वो बोलती है कि भाई उनको तो वहाँ पर कैंप आया था मंडोर में और दोनों आंखों का ऑपरेशन किया और अच्छा हो गया। क्या बात। हाँ, वो बोल रही थी और मैं सुन रहा था। आप ध्यान से सुन रहे थे जी। हाँ, मैं ध्यान से सुन रहा था। और वो लास्ट में ये शब्द बोली कि भला हो वो कैंप करने वाले का, ये देखती हो गई। क्या बात। मुझे तब से एक फीलिंग हो गई कि इसी क्षेत्र में मुझे काम करना है। वाकई में ये देखिए, छोटी छोटी घटनाएं कई बार बहुत बड़ी प्रेरणा दे जाती हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आमतौर पर सर आपका जो इलाका है वो आदिवासी क्षेत्र है? हाँ, ट्राइबल एरिया, पूरा ट्राइबल एरिया है जी। तो बाकी अपने जो दृष्टिबाधित साथी हैं, उनके विवाह के मामले में क्या स्थिति है आपके उस एरिया में? यहाँ तो बहुत बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ वैसे जाहिर प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल देता हूँ कि यहाँ कन्या बिक्री है। ओ हो, अच्छा। हाँ, यहाँ पुरुषों के मामले लड़कियां ज्यादा है। अच्छा। और कन्या बिकती है। अरे बाप रे। बोलो 2 किलो इसे बिकती, यानी 5 किलो चांदी चढ़ा दो, सोना की रकम, चाहे लड़का कोई भी हो, रकम चांदी ले, हाँ कोई भी चांदी रकम लेके आते ही है, वो वापस अपने घर ही आती है, पति के घर ही आती है। लेकिन इतना रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर
बेटियों का रेशियो ज्यादा है पुरुषों की लड़कों की तरह, इसलिए एडजस्टमेंट अच्छी तरह से हो जाता है ट्राइबल लोगों में। मतलब अपने ब्लाइंड साथियों को भी जीवन साथी मिल जाती है? हाँ बिल्कुल 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 मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कोई भी माध्यम हो, कोई भी जरिया हो, लेकिन कुल मिला के इस बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। हाँ 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 जी जी जी। सलमा मैम, हाँ बोलिए। कभी मतलब एडजस्टमेंट में परिवार में, क्योंकि यूसुफ सर का परिवार तो मुझे लग रहा है काफी बड़ा परिवार रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत आई आपको कभी? नहीं, कभी कोई दिक्कत तो नहीं आई, वैसे तो अच्छा ही रहा जी। मगर उनको काम करना था और रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, तो उससे मेरी सास को तकलीफ होती थी। वो उसकी नींद खुल जाए तो सारी सारी रात जगना पड़ता था। तो मैं इस पे अकलाती थी उनपे कि इस तरह का रात को मत आया कीजिए, जल्दी आ जाया कीजिए, माँ की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। तो माँ की तकलीफ थी जी। तो इन्होंने ठान लिया कि अब अलग से ही घर में अलग ही तो सलमा मैम, आमतौर पे पत्नियों को शिकायत होती है इस सब बात से तो। हाँ। लेकिन हमारी अम्मा को क्या था कि वो प्रॉब्लम था, एक बार जग जाती है बाद में उनको नींद नहीं आती है। जी 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 जी। तो फिर उन्होंने सोच लिया कि अब अलग ही यहाँ मैंने कहा कि चलो बारिया जाके रहे। पहले तो मैंने यही प्रपोज रखा, आप इस तरह से मम्मी को हैरान करते, बारिया चल के रहे। बारिया नौकरी भी है, लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम अप डाउन करा, तो जाके वहाँ नहीं रहती थी उसके साथ, अप डाउन ना करना पड़े उन्हें जी। तो उन्होंने फिर मालूम नहीं क्या इन्होंने क्या सोचा कि दाहोद में ही अलग सा जगह लेके ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल संस्था उन्होंने स्टार्ट की, और अपनी जगह पर ही, और 2 रूम और हॉल किचन, एक छोटा सा जगह मेरे लिए रखा, और बाकी का पूरा उन्हें संस्था के उसमें वो कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो फिर यहाँ आना हुआ इसीलिए। नहीं तो इस काम को करते हुए जो आपने नाम लिया ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल, इसमें बहुत समय देना पड़ता है इस तरह के काम में। हाँ तो वही तो इन बातों को मैंने कहा ना कि आप इस तरह जी, और उनको भी चिंता रहे, माँ को चिंता रहे, और वो आए तब वो सो सके, और आए फिर 8 लगी और वो आए तो वो उसकी नींद खुल जाए। ये बहुत परेशानी की बात है, उनकी तकलीफ तो आप देखते नहीं है। इस तरह से मैंने कहा, तो उन्होंने फिर ये सोचा कि यहीं दाहोद में रहेंगे और यहीं बनाएंगे। क्या बात। तो आपको और पहले ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल क्या है कि जो मेरा मकान था जी, उसमें आगे 2 रूम थे, नीचे बेसमेंट था, ऊपर 2 रूम थे जी। इसमें ही हमने स्टार्ट किया था ब्लाइंड वेलफेयर। शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ एक होम शुरुआत जो है वो घर से ही होती है। हाँ घर से ही होती है। क्या बात है जी जी। लेकिन सर कभी शिकायत ये मतलब होती है आमतौर से महिलाओं को कि भाई हमें बच्चे संभालने हैं, घर का काम करना है, आप तो ये घूम रहे हो वो घूम रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो कभी वहाँ जा रहे हो? नहीं, कभी वो हमारा बेटा था ना, वो ज्यादा परेशान करता था जी। तब उसको लगता था कि आप इसको संभालते नहीं हो, घूमते रहते हो जी। थोड़ा चिढ़ हो जाती थी क्योंकि वो ज्यादा परेशान करता था ना, इसके लिए जी। नहीं, वो तो अच्छा था कि उसके साथ नहीं रहता था, तो वो पढ़ता ही नहीं है। मेरे क्योंकि मैं पहले ट्यूशंस करती थी ना, प्राइवेट ट्यूशंस जी, उससे मेरा वो हो गया था कि कैसे बच्चे को घर में इंडिविजुअली के साइकोलॉजी समझ के कैसे पढ़ाने का जी, कैसे कंट्रोल करने का। मतलब बच्चे के पिता तो कंट्रोल, भले ही कोई बात नहीं हो, बच्चे कंट्रोल हो जाने चाहिए। नहीं, यहाँ अलग बात थी, माँ कंट्रोल करती थी, बच्चे पिताजी उनको प्यार देते थे, ऐसा था। दोनों को इन्होंने तो बिगाड़ा, वो लोग दोनों को कोई बात करें तो मुझसे नहीं कहेंगे, सीधे पापा से। मम्मी का खुलासा देना पड़ेगा, नहीं तो क्यों ऐसा, क्यों पापा को सीधी फरमाइश। तो यूसुफ सर जी, ये ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल की भी चर्चा चल पड़ी है, तो जरा सुनने वालों को आज इस बातचीत में उसके बारे में भी बता दीजिए। वैसे ये स्थापना के पीछे, इस काम में लगने के पीछे भी मेरा एक छुपा हुआ एक यूँ बोला जाता है ना कि एक बात है कि मैंने क्यों शुरू किया ये जी। मैं 1980 में जी स्टैंडर्ड 10 में पढ़ रहा था जी, और स्टैंडर्ड 10 यानी हमारी बोर्ड की एग्जाम होती है। बिल्कुल।
तो बोर्ड की एग्जाम के 2 दिन आगे जी वो प्रिंसिपल मुझे, जो चीफ कंडक्टर होता है, कंट्रोलर होता है बिल्डिंग का, जी वो मुझे बोलता है कि आपका राइटर के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप बड़ौदा जाओ, वहाँ से लिखित में लेके आओ। जी तो हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनके साथ में बड़ौदा पहुंचा 2 दिन पहले एग्जाम के, और बड़ौदा जाके वहाँ उसको बताया कि भाई ऐसा बता रहे हैं कंडक्टर, बिल्डिंग कंडक्टर, कि भाई आप ब्लाइंड हो, राइटर के साथ कैसे परीक्षा दे सकते हो, उसका गाइडलाइन हमारे पास नहीं है। जी तो उन्होंने बोला कि भाई उनको जाके बोलना कि जो नियमावली दी गई है, जी नियम की बुक दी गई, कानून की बुक दी गई है, उसमें 35B वो पढ़ ले। जी 35B जो सेक्शन है वो पढ़ ले, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा। तो एग्जाम के अगले दिन हम वापस बड़ौदा से दाहोद आए जी और उनको बताया कि 35B सेक्शन है आपको पढ़ने के लिए वहाँ से बोला है। तो उनकी लापरवाही के लिए हमें बहुत परेशान होना पड़ा। जी मैंने सोचा कि स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ है, पूरा स्टाफ मेरे साथ है, तो मुझे इतनी परेशानी हो रही है, तो दूसरे लोगों को कैसी परेशानी होती होगी। इसलिए उसी वक्त से मेरे मन में कुछ चल पड़ा था कि कुछ न कुछ करना चाहिए। और आप मानोगे नहीं कि 1980 में मैं पहला ब्लाइंड था कि जो दाहोद में एसएससी का एग्जाम दिया। वाह, क्या बात है। तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई और बाद में मैंने फिजियोथेरापी किया अहमदाबाद में नवरंगपुरा ब्लाइंड स्कूल में 81-83 तक एसएससी के बाद जी। और फिजियोथेरापी के बाद यहाँ दाहोद वापस आके मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, 12th का एग्जाम दिया और कॉलेज ज्वाइन किया जी। 12th पास किया और कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करते हुए मैं फिजियोथेरापी की प्रैक्टिस दाहोद में कर रहा था जी। जो पैरालिसिस के पेशेंट वगैरह थे उनको कसरत कराता था, वहाँ के पेशेंट थे आर्थराइटिस के उनको कसरत कराता था, और जो पैसे निकल आते थे वो जो मैं ट्रीटमेंट करता था वो पैसे दोस्तों में खर्च कर देता था जी। खाओ पियो और मौज करो। मेरा ऐसे पढ़ता गया और काम करता गया, तब मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए दिव्यांगों के लिए। और मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को 87 में ज्वाइन किया और वहाँ सदस्य बना। बाद में 90 में मैं वहाँ प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट जी। और 93 में वहाँ सेक्रेटरी बना, 93 अगस्त में ऑनररी जनरल सेक्रेटरी में, क्योंकि जो मेरे जो सेक्रेटरी थे प्रोफेसर सीजे दवे, मेरे विकास में उनका भी बड़ा सहयोग है, क्योंकि कॉलेज में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, प्रोफेसर सीजे दवे ने। वो आज भी जिंदा है, अहमदाबाद में रहते हैं। क्या बात है। और उन्होंने मेरी शैली और काम करने की जो पद्धति थी वो देखा उन्होंने, और उनको ट्रस्ट हो गया कि भाई इन्हें भी संभाल सकेगा तो यही संभाल सकेगा जी। जो एनएबी के दूसरे सदस्य थे जी। वो कुछ आनाकानी कर रहे थे कि नहीं इनको नहीं बनाना है, इनको बनाओ। तब प्रोफेसर सीजे दवे ने बोला कि नहीं, ये एनएबी को यही संभाल सकेगा, दूसरा कोई नहीं संभाल सकेगा जी। तो इसको ही सेक्रेटरी रखना है जी। इसके हिसाब से मैं वहाँ सेक्रेटरी बना। लेकिन तकलीफ क्या थी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में उस वक्त ओनली फॉर विजुअल इम्पेयर्ड का ही काम होता था जी। तो मुझे चुभ रहा था कि भाई नेशनल जो ब्लाइंड का अकेला काम करना और दूसरी डिसेबिलिटी है, क्या कि वो यहाँ कुपोषण था और अंधश्रद्धा थी जी। जो आप अंधश्रद्धा को क्या बोलते हैं हिंदी में? जी जी। अंधश्रद्धा थी, इसलिए यहाँ पर जो दिव्यांगता का प्रमाण कुपोषण के कारण, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण खूब ज्यादा था। अंधविश्वास काफी फैला हुआ था। हाँ, अंधविश्वास काफी फैला, क्योंकि कुछ भी हो जाए तो चलो बुआ के पास ले लो, बुआ झाड़ झूड़ करता है, तब तक बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो 2000 में हमने मिलकर ब्लाइंड वेलफेयर का स्थापना किया कि वो सभी डिसेबिलिटी के लिए काम करे जी। ऐसा बंधारण में प्रोविजन रखा हमने। और हमारे एक दोस्त है प्रोफेसर भास्कर मेहता जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा जी। बिल्कुल, बड़ा रेप्यूटेड नाम है गुजरात बहुत में। पहले वो हाँ, विकलांग अशक्तों के कमिश्नर भी रह सके गुजरात। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर।
और हमारे एक दूसरे दोस्त है प्रफुल्ल व्यास जोराजी में, वो अध्यापक संघ के अच्छे सेक्रेटरी रह चुके, अभी NFB के भी सेक्रेटरी रह चुके गुजरात के, और अभी वो मिनरल वाटर पतंजलि के फैक्ट्री लगाया है अहमदाबाद में और वहाँ रह रहे हैं। ऐसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर ये ब्लाइंड वेलफेयर की स्थापना की और दूसरे लोग भी ट्रस्टी के लिए जुड़े। मैम भी ट्रस्टी के साथ, उन्होंने भी इच्छा दर्शाई कि मैं भी करना चाहती हूँ, तो वो भी ब्लाइंड वेलफेयर की ट्रस्टी बनी। जैसे हम ट्रस्टी लोग ने मिलकर 2000 में पूरा ये स्थापित किया। 29 अगस्त 2000 ब्लाइंड वेलफेयर का स्थापना किया। फिर हमने ये सम्मिलित शिक्षण का पहले शुरू किया और सम्मिलित शिक्षण से करते हुए बोले कि भाई प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी को भी साथ में लेते चलो तो ही गाड़ी चलेगी। बिल्कुल। तो हमने वैसे पोलियो कंस्ट्रक्शन सर्जरी के कैंप किए, एड्स एंड अप्लायंस के कैंप किए बहुत सारे। जो इसके पास कुछ नहीं था उनको ट्राइसिकल, क्रचिस, जो ब्लाइंड का स्टिक है, जो कैलिपर्स है वगैरह, दूसरे अलग अलग एजेंसियों को बुला के पूरे, पहले पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, बाद में दाहोद, पंचमहाल और महिसागर जिला डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ। तीनों डिस्ट्रिक्ट में, पूरा पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम शुरू हो गया था। और यहाँ पर हमने, क्योंकि इसमें क्या होता था कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर थे दिव्यांगों के, वो नहीं मिल रहे थे, बाहर से डिस्ट्रिक्ट के आते थे और उनको वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता था, तो यहाँ से रिजाइन करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि ये तो सारी बात गलत है, यहाँ के लोग को ही तैयार करो। तो हमने ट्रेनिंग कॉलेज शुरू किया यहाँ पर और हमारे घर में ही बेसमेंट में ट्रेनिंग कॉलेज शुरू हुआ। ट्रेनिंग कॉलेज के साथ ही हमने मैन पावर डेवलपमेंट पर काम किया। उसमें क्या फायदा हुआ कि लोगों को भी लगा कि यहाँ जॉब मिल रहा है, तो उन्होंने भी दिव्यांगों को सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा। कि भाई हाँ, हमने करीबन यूं समझो ने, करीबन एक 10 साल तक ये कोर्स चला है। करीबन 200 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी। बिल्कुल। इस इलाके में मैन पावर जो नॉर्मल लोगों थे उनको, और 200 लोगों को जॉब मिला। बिल्कुल, रोजगार मिला उनको। इसके लिए भी लोग आकर्षित हुए कि भाई दिव्यांगों भी उनका भी कोई हक है, उनका भी कोई काम है, इसलिए उनको भी, दिव्यांगों को लोग प्रमोट करने लगे। आज ऐसी बात है दाहोद डिस्ट्रिक्ट में कि लोग सामने से आते हैं कि सर मेरा बेटा ऐसा है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। क्या बात है जी। अभी एक सामगढ़ से पेशेंट आया था कल ही जी। एक आदमी सामगढ़ से लेके आया था कि भाई हमारा बच्चा ऐसा दिव्यांग है, उसको यहाँ पर रख सकते हो। उनका काउंसलिंग वगैरह हमारे टीचर लोगों ने किया और उनको बताया कि अभी तो स्कूल बंद है, जब आओगे तब। यानी दाहोद, बांसवाड़ा के भी बहुत बच्चे आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो भी हमारे एडमिशन होते हैं। जो मेंटली रिटायर्ड, सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, ब्लाइंड बच्चे भी होते हैं हमारे यहाँ, MP राजस्थान के, उनको भी दाखिला देते हैं। इसलिए एक रैपिड बन गया है कि भाई यहाँ पर काम अच्छा होता है, चलो यहाँ चले। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, ये सब काम करते हुए आप खुद इस बात को बताइए कि अपने गृहस्थ जीवन को और अपने सामाजिक जीवन के बीच में तालमेल आप बिठा पाए, या आपको लगता है कि नहीं यार, गृहस्थ जीवन को थोड़ा मैं कम देख पाया हूँ? वैसे सलमा का सपोर्ट अच्छा था जी, वो गृहस्थ जीवन संभाल लेती थी जी, और मैं बाहर का काम करता था। ये बड़ा एडवांटेज है जी। अगर कोई समझने वाला कोई व्यक्ति ना हो, दोनों में से एक भी समझ नहीं सकता है जी, तो ये संभालना, काम करना मुश्किल होता है। यानी आप ये मानते हैं कि आप फैमिली को समय उतना नहीं दे पाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों को अन्याय नहीं दे सकते न, किसी एक को आपको अन्याय करना पड़ता है। इसलिए समाज, गृहस्थी को सलमा ने संभाल लिया, समाज को मैंने संभाल लिया। क्या बात है, बहुत खूब। ये तालमेल के काम किया। ये तालमेल जो है वो होना चाहिए हर फैमिली में जी। तो सर, शादी से पहले ये तय कर रखा था आपने कि भाई विवाह जो है वो अपने समाज में ही करना है, या मतलब कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी तो करेंगे? मतलब जैसे मेरा पूछने का मतलब है कि ब्लाइंड लड़की भी अगर कोई आपको पसंद आ जाती तो आप करते या नहीं, ऐसा सोचा नहीं था आपने?
नहीं, हमारे जो माता पिता का था ना, उनका आग्रह ज्यादा था कि वो समाज की लड़की लाए। उनका हेतु जो पकड़ थी ना वो ज्यादा इसलिए थी कि समाज की लड़की आए तो अच्छी बात है, तो समाज में मिलकर रहे। दूसरा सवाल है जो आपका ब्लाइंड लड़की का, जी, वो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है कि ये नहीं मिलता है तो वो मिलेगा ही। अच्छा, ये आपने मतलब ऐसा ना नहीं था कि नहीं करनी ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं था जी, वो सेकंड चॉइस में था। यूँ ठीक है। अगर वो सम्मेलन उज्जैन वाला नहीं होता तो पॉसिबल होता। पता नहीं फिर सलमा मैडम कहीं और आप कहीं और। नहीं, ऊपर से लिखा हुआ था इसलिए होना ही तो था। उज्जैन में नहीं जुड़ते तो कहीं और जुड़ते तो खैर सही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये प्रश्न किसको पूछूं आप दोनों में से, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा खुल करके इस पर बताया जाए। जैसे सलमा मैम, आप लोगों के समाज में या कई जगह मैंने ये देखा है, महिलाओं को थोड़ा सा उनके ऊपर अनुशासन थोड़ा ज्यादा किया जाता है कि भाई मतलब पर्दा रखना है या ये रखना है वो रखना है। तो इस तरह की चीजें आपकी फैमिली में आपको फेस करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी? नहीं, हम लोग के दाऊदी बोरा समाज में अगर देखने जाए तो पर्दा जो सिस्टम है जी, वो बहुत मॉडर्न टाइप का है। बहुत बढ़िया जी। उसमें क्या होता है जी कि रंग बिरंगी पहनना पड़ता है, नीचे घाघरा, और लगभग इंडियन स्टाइल ही है, सिर्फ ऊपर का जो पर्दा है वो अरेबियन स्टाइल का है। जी। तो उसमें क्या होता है कि रोजी मिलती है लोगों को। अच्छा, रोजगार, अच्छा, सब वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, वो होता है, तो घर में बैठ के वो लड़की काम कर सके ऐसा, और अपना शौक भी पूरा कर सके, पेंटिंग का हो वो। आप देखेंगे तो वो काला बुर्का पहनने का सिस्टम नहीं है हम लोगों में। अच्छा, इसलिए हमारे जो धर्मगुरु ने उसने सोच, काला बुर्का नहीं पहनते, ये हमारे यहाँ रिदा बोलते हैं उसको, रिदा। अच्छा, लेकिन सर पहनावा, चलिए पहनावा अपनी जगह है। मैं सीधा पूछना ही चाह रहा था कि जो बंदिशें आमतौर पर जो होती हैं, कई बार संयुक्त परिवार में या महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा बंदिशें होती हैं, तो आपके यहाँ पर क्या सिचुएशन रही? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था है, मगर कोई लड़की अगर चाहे अपनी मर्यादा न चुके और पढ़ाई करे तो पढ़ती भी है। जी। ज्यादातर लड़कियां पढ़ती भी है। अभी तो ये हाल है कि लड़कियां पढ़ती है तो लड़के पढ़े हुए लिखे चाहिए लोग, बिल्कुल बराबर लड़कियां ज्यादा एजुकेटेड है मेरे ख्याल में। हाँ, बिल्कुल। जी। और दाऊदी बोरा में क्या है, वो बिजनेस माइंड की कम्युनिटी है, इसलिए बोले पापा का बिजनेस है, बैठ जाओ। 10वीं 12वीं पास की बात, और लड़कियां ज्यादा पढ़ती है। आप देखोगे तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, स्नातक, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ग्रेजुएट होती है लड़कियां। हाँ, मैं एक बात कहूँ, मैं कलकत्ता से जब यहाँ आई, यहाँ हालत ऐसी ही थी, लड़कियां नहीं पढ़ती थी। क्या करेंगे पढ़ के, लड़के भी क्या करेंगे पढ़ के, कुवैत जाना है, ये जाना है। तो मैंने जब प्राइवेट ट्यूशन चालू किया ना, तब मैंने कहा कि ये कुवैत का चक्कर छोड़ो, कुछ अपना कैरियर बनाओ जी। और लड़कियों को भी कहा कि तुम लोग पढ़े लिखोगे तो अपने बच्चों को घर में कम से कम पढ़ा लिखा तो सकोगे ना। तो मैंने प्राइवेट ट्यूशन चालू किया। उस वक्त ट्यूशन की प्रथा नहीं थी जी, और जो बच्चे जाते भी थे वो स्कूल के टीचर के पास ही जाते थे, और स्कूल के टीचर्स क्या करते थे, फुल्ली जेरोक्स कॉपी दे देते थे एग्जाम क्वेश्चन पेपर की, पास कर दो, ये पढ़ लो, पास हो जाओगे, ऐसा हाल था। और आपको तो दुकान पे ही बैठना है। नहीं, ऐसा था, ऐसा ना ऐसा स्कूल में टीचर लोग ऐसा मानते थे कि इन लोगों तो दुकान पे ही बैठना है, कुवैत जाना है, करना तो बिजनेस ही है। मैंने एक साल नौकरी भी की, नहीं मैंने एक साल नौकरी भी की हमारी मदरसा में। तो वहाँ अगर 20 साल की टीचर सब बोरा कम्युनिटी की को थी नहीं, सब बाहर की थी, क्रिश्चियन ज्यादा थी वहाँ। तो वो लोग तो मेरे मुंह पे बोलती थी, अरे क्या करोगी, पढ़ाओगे इन लोगों को, इतना मेहनत क्यों करती उन लोगों के पीछे तुम, उसको तो कुवैत ही जाना है, उन लोगों को तो कुवैत ही जाना है ना, कहाँ पढ़ते हैं बुरी लोग पढ़ते थोड़े। तभी मैंने ठान लिया था कि प्राइवेट ट्यूशन करके बोरे लोगों में तैयार करूंगी कि अब तुम पढ़ो लिखो और ये करो। तो अब ये हाल है कि लड़के बाहर जाते नहीं, कुवैत कहीं नहीं जाते और यही नौकरी करते, पढ़ते लिखते और जॉब करते हैं कि नहीं यही ठीक है, यही ठीक है, बाहर नहीं जाना है। बाहर नहीं जाना, और अपना पुराना धंधा भी खोल सको, पढ़ो मगर धंधा भी। इतने सारे
लड़के ऐसे है कि जो इंजीनियरिंग करके बाप दादा की दुकान में बैठते, दुकान चला। जी जी, अच्छे घर के लड़के ऐसे हैं। बहुत बढ़िया जी। तो वैसे ये पढ़ाई तो करो जी जी, बहुत बढ़िया। वैसे ये फैमिली शो है, तो मैं जानना चाहूंगा यूसुफ सर की विवाह की क्या प्रक्रिया रहती है दाऊदी बोहरा समाज में? विवाह की प्रक्रिया में दाऊदी बोहरा समाज में पहले तो निकाह प्रथा होती है कि निकाह पढ़ा जाता है। जी बराबर जी। जो हमारे आमिल साहब होते हैं जी, वो निकाह पढ़ते हैं। निकाह पढ़ने के बाद वो धार्मिक विधि खत्म हो जाती है जी। निकाह पढ़ने के बाद जी। फिर वो रिसेप्शन जैसा कम्युनिटी का रिसेप्शन होता है, खाना पीना होता है वहाँ पर। वैसे फिर वो क्या कहते हैं आप, लड़के और लड़कियां स्टेज पर बैठते हाँ, वो वरमाला बराबर जी। हाँ, और हार वगैरह जो हमारे यहाँ होता है, हार वगैरह पहनाते हैं जी जी। और फिर क्या होता है कि लड़की का जो सास होती है वो उनको पडला, इंडियन कल्चर, वो इंडियन कल्चर के मुताबिक पडला मामा मौसाला वगैरह होता है, वो सब होता है। जी जी जी। हाँ होता है। और उनको पडला भी पहनाते हैं, जैसे अपने पडला पहनते हैं ना। नहीं, वो मतलब कबूल है टाइप भी होता है क्या सर आपके यहाँ? नहीं, वो तो पहले निकाहनामा में लिखा साइन ही करवाते हैं, जैसे कबूल होता है उसमें नहीं बुलाता था। अच्छा। लेकिन उसमें लब्बैक एक शब्द आता, आमीन। आमीन जी। हाँ, आमीन शब्द बोलना पड़ता है जब निकाह पढ़ते हैं ना तब। निकाह में लड़की का बाप और लड़का जी। ससुर जमाई, आप दोनों के माध्यम से बोहरा समाज को भी समझने का एक हमारे पास एक अच्छा मौका है। जी जी। वो बात ये है जी कि हम लोगों में लड़कियों को कुछ देना नहीं पड़ता है। अच्छा। मेन बात तो ये है, लड़की पहने हुए कपड़े में भी जा सकते अपने सास के घर। फिर जैसी माँ, लड़की की माँ बाप की इच्छा के भाई जाओ तो ऐसे 8-10 जोड़ी कपड़ा लेके जाओ, तो चले। लेकिन देना कंपलसरी नहीं है यूँ। जी जी जी। हाँ, वो अपनी इच्छा पर है, अपनी इच्छा पर है, डिपेंड हो। और लड़के वाले को भी ऐसा कंपलसरी नहीं कि इतना दो, जितना उसकी जितनी शक्ति हो उतना वो दे सकते, दे अपनी बहू को दे। और वो जो मेहर लिखाते वो भी ज्यादा नहीं लिखाते, जैसे दूसरे मुसलमान में बहुत ज्यादा मेहर लिखने को कहते हैं, हम लोगों में ज्यादा नहीं होता है। हमारे लोगों में 786, 1052 वगैरह ऐसा ही फिगर होता है। बहुत ज्यादा मेहर नहीं लिखाते। मेहर की रकम लिखते कि लड़की को इतनी देनी होगी आपको। वो मेहर की रकम की बात यह है कि जब कभी अलग होने का है तो वो मेहर की रकम से वो लड़की अपना गुजारा कर सके। इसलिए वो अदर मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख मेहर का लेते हैं जी। ऐसा हमारे में नहीं होता है। अच्छा। वो समझ के अब अंदर अंदर ही समझ जाते कि नहीं इतना ही ठीक है, ज्यादा नहीं लेने का, लालच नहीं करने का। जी जी। ऐसा क्यों सोचे कि घर टूटे। सही बात, बिल्कुल सही बात यही होता है, ये बहुत जरूरी है जी। तो यूसुफ सर, आमतौर पर जो होता है ना कि जैसे शादी ब्याह में जा रहे हैं, साथ साथ पार्टियों में जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी अवसर मिला जाने का साथ साथ? अरे हम तो ज्यादा से ज्यादा पार्टियों में जाते हैं, क्योंकि अदर रिलेशन ज्यादा होता है ना हमारा। जी जी जी। इंस्टीट्यूशन की वजह से हाँ, वो जाना ही पड़ता है। तो वहाँ पे क्या रवैया रहता है, मतलब लोगों का? आपने यानी किसी ने डायरेक्ट तो नहीं कहा होगा, लेकिन आपने महसूस किया हो कि लोगों की क्या सोच रहती है पहली नजर में? जो मेरे केस में देखो ना, तो मुझे तो अपना जो पद है, पद के हिसाब से लोगों को इज्जत देते हैं, काम हमारा काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मदद भी करते हैं। उसमें ज्यादा मुझे तो प्रॉब्लम आज तक नहीं हुआ है। नहीं, आप दोनों की जोड़ी को देख करके मैं कह रहा हूँ खासकर। नहीं, कोई नहीं, वो तो आदर से ही देखते हैं, कोई ऐसा सोचते ही नहीं हमारे। जी जी, क्या बात। वो पद के हिसाब से देखो के अदर एंगल से देखो जी, लेकिन कोई हर लोग रिस्पेक्ट ही करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप दोनों से बातें करते करते मतलब समय अब लगभग जो है वो पूरा हो रहा है, लेकिन जी, धन्यवाद। फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें मतलब जानना रह गई हूँ, लगता है इतनी बातें करने के बाद भी। तो बहरहाल आप दोनों का जीवन यूं ही हंसी खुशी से चलता रहे, यही हम लोग चाहेंगे। चलते चलते सलमा मैम, आप बाकी सब महिलाओं को और जो भी समाज के लोग सुन रहे हों, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर विवाह के मामले में?
नहीं, विवाह तो ऊपर वाले के घर से निश्चित होकर ही आता है। इसमें अपन लोग तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कहा है हमारा में कि हयात, मौत और रिजर्व वो तो ऊपर वाले अपने हाथ ही रखा है। क्या बात है। और जो लड़की की जो रिजर्व जहाँ होगी वो वही जाएगी। बिल्कुल। इसलिए उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकती जी। मगर मैं ये दिव्यांगों के बारे में कुछ कहूंगी कि दुनिया में 6% लोग अगर दिव्यांग है जी, तो उन लोगों से ज्यादा कम से कम 15 लोग एक दिव्यांग के पीछे 4 लोग ज्यादा जो माँ बाप होते, एक तो 2 जी, टीचर जी, फिर उसे कहो तो 25% लोगों को रोजी मिलती है। 6% के हिसाब से 25% लोगों को रोजी मिलती है। क्या बात है जी। तो अगर 6% बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने जी। जी, 6% लोग अगर ऊपर दिव्यांग नहीं बनाए होते वो 25% लोग आज बेकार होते। और 25% लोग तो बेकार होते ही, और वो 6% लोग भी दिव्यांग नहीं होते वो भी तो आते ही बेकारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 31% दिव्यांग बेकारी बढ़ जाती। इसलिए ऊपर वाले का शुक्र ही मनाना चाहिए कि एक तरह से दिव्यांग होते हुए 25% लोगों को रोजी मिली है। बहुत खूब। तो ये दोस्त श्रोताओं, काम मिला है, भले माँ बाप की तरह से भी काम तो मिला है ना। जी जी जी। टका का मतलब होता है प्रतिशत। जी मैम, परसेंटेज प्रतिशत। जी जी, बहुत खूब। तो यूसुफ सर, इतनी खूबसूरत बात कही मैम ने। आप भी चलते चलते अपने दिव्यांग साथियों को, खासकर जो इस बात से परेशान है कि विवाह के मामले में कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है, और जो समाज के लोग आपको सुन रहे हैं, उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे दिव्यांग दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि आप हिम्मत मत हारो, पहली बात, और अपना मानसिक संतुलन मत गिमाओ। जी। आपको आपके अपनी जिंदगी में मुश्किलें जो क्या बोलते तकलीफ आती रहेगी, लेकिन उसके सामना करते हुए आप अपनी अपेक्षा ऊपर रखो कि मुझे ये करना ही है। अगर वो ठान लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप लोगों को रोक सकेगी। और सभी समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग भी समाज का एक अभिन्न अंग है, उसको भी अपनाओ और अपने साथ उनको भी लेके चलो। वो आपको पूरक बनेगा और आपका साथी बनेगा। ऐसी मैं सभी समाज और दिव्यांग भाई बहनों से अपील और अपेक्षा रखता हूँ। और इस बारे में रेडियो मधुबन को और संदीप जी को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि आज हमें इतना समय दिया और लोगों के साथ बात करने की एक तक दी। इसलिए रेडियो मधुबन और संदीप जी का खूब खूब धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद यूसुफ सर और सलमा मैम। ये जैसा कि आप, जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, ये रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन का साझा प्रयास है, और बस यही सोच करके कि हमारे साथियों को अवसर मिले अपनी बात, अपनी संघर्ष को बताने का, और ये प्रयास जब तक सबका साथ मिलता रहेगा। संदीप जी, एक बात और कह दूं। जी जी। ये मधुबन रेडियो के साथ जो रेडियो है, वैसे ही दाहोद में हमारा एक रेडियो आवाज स्टेशन है। जी जी। आप सब लोग वहीं भी जुड़िए। हमारा एप्लीकेशन है रेडियो आवाज, मोबाइल प्ले स्टोर पर, एंड्रॉइड हो या iOS हो, दोनों पर हमारा एप्लीकेशन है। जी, बहुत बहुत खूब। और एक बात बता दें सर, उस इलाके में जो दिव्यांग साथी अगर आपसे जुड़ना चाहें तो आपका वेबसाइट या आपका ईमेल आईडी वगैरह या अपना कांटेक्ट या कुछ भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। हाँ, हमारा वेबसाइट है bwcdahod.com। ठीक है, bwcdahod.com। जी। और हमारा ईमेल है bwcdahod@gmail.com। दाहोद DAHOUD? नहीं, हाँ, B फॉर बैंगलोर, W, C फॉर चेन्नई, जी, दाहोद DA, D फॉर दिल्ली, O फॉर आउल, DHO, H फॉर हैदराबाद, दाहोद DA, D फॉर दिल्ली, A फॉर अहमदाबाद, H फॉर हैदराबाद, O फॉर आउल, D फॉर दाहोद। इसलिए DHOD दाहोद@gmail.com। बहुत खूब जी। और ऑफिस का नंबर है
840 जी 151352 और मेरा मोबाइल नंबर है 9426669952। क्या बात है, बहुत खूब। तो श्रोताओं, आप इन सब माध्यमों से चाहे तो डायरेक्ट यूसुफ सर से या सर की जो संस्था है या फिर किसी तरह का गाइडेंस लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और रेडियो मधुबन से संपर्क करने के लिए क्या करना है, 9414151415 को डायल करना है या फिर ईमेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। और हमारा ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर अवेलेबल है रेडियो मधुबन के नाम से। तो इसी प्रकार रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन का ये साझा प्रयास जारी रहेगा अगले सप्ताह। धन्यवाद किसी और जोड़ी के साथ। धन्यवाद एक बार फिर यूसुफ सर और सलमा मैम का। ओके, शुक्रिया।